नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अविनाश शंकर। कल एनडीए का जो टेस्ट हुआ था उसका ये डिस्कशन, मतलब हम लोग का जो एनडीए का प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, टेस्ट नंबर 2 का ये डिस्कशन होगा। क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉमन एरर फाइंड करना है। लिखता है दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव। पहला ही सेक्शन से जैसे आगे बढ़ते हैं, हमें लिखा हुआ दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, मतलब इस तरह के जो परिधान होते हैं, मतलब जो कपड़ा होता है, ये सिम्स लिखा हुआ है। सिम माने प्रतीत होना, नहीं कहते हैं ऐसा लगता है ना, लगना। ऐसा लगता है मानो ये है, वो है, एक्स है, वाई है, जेड है। ये कपड़ा पहनते हो तो लगता है कि कहीं युद्ध में जा रहे हो। ये कपड़ा पहनते हो तो लगता है कहीं शादी करने जा रहे हो। वही लगना जो होता है सीम। तो असल वर्ब जो होता है वो SEEM। असल वर्ब कहने का मतलब हुआ कि जो V1 फॉर्म होता है उसको हम सीम बोलते हैं, SEEM, ठीक है ना। SEEM, सीम माने मालूम पड़ना, प्रतीत होना, लगना। अब क्या है, ड्रेसेस लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, इसलिए वर्ब हमको प्लूरल चाहिए। यहाँ पे सिम्स लिखा हुआ है, ये है प्लूरल, ये है V1। V1 क्या होता है जान लीजिए। कोई भी वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में प्लूरल होता है। नेचुरल फॉर्म क्या हुआ, माने जो ओरिजिनल स्पेलिंग है, उसमें कुछ भी SESINGED वगैरह कुछ भी लगा हुआ नहीं है। जो ओरिजिनल स्पेलिंग है उसका, उसी ओरिजिनल स्पेलिंग में वो प्लूरल होता है, उसको कहते हैं V1 फॉर्म। जब V5 में बदलते हैं, V5 में कैसे बदलेंगे, V1 में S या ES लगा के, ठीक है। तो वो V5 जो होता है वो होता है सिंगुलर, और V1 जो होता है वो होता है प्लूरल। ध्यान रखना है। तो क्या है, V1 होगा सीम, तो सीम्स यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, सीम होगा। इसलिए हमें टिक किस में लगानी है, ऑप्शन नंबर 2 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है either your brother or his friends need to talk with the chairman on the issue in detail। अब आप देखिए, लिखा हुआ है either your brother or his friends। हम जानते हैं कि कंजंक्शन के तौर पे अगर either और का यूज किया गया है तो जो बाद में लिखा हुआ रहता है, असर्टिव सेंटेंस की बात है, जो बाद में लिखा हुआ रहता है कंजंक्शन का जो दूसरा सेक्शन में आता है, वही सब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाना चाहिए। जो पहले होता है वो नहीं। हालांकि ध्यान रखिएगा कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया, जैसे लिखा हुआ रहेगा आइदर योर ब्रदर और हिज फ्रेंड्स नीड। अब अगर हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव तो डज आइदर योर ब्रदर और हिज फ्रेंड्स नीड, और टू टॉक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम इसका और, कौन कौन सा, और, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर, कौन कौन सा हो गया देख लीजिए। ये है और, फिर है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एक अकेला नॉर। 1 2 3 4 5। ये कंजंक्शन अगर रहा तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है, मैंने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट में जो होता है, तो उसमें जो दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर मैंने क्या हुआ, आइदर के बाद और, आइदर के बाद दूसरा पेयर, जो दूसरा पेयर होता है उसके साथ जो शब्द होते हैं वही सब्जेक्ट बनते हैं असर्टिव केस में। इंटेरोगेटिव अगर बनाते हैं तो फिर हमें जो पहला शब्द होता है आइदर के पास वाला, उसके हिसाब से वर्ब लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइदर योर ब्रदर और हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है ना, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। नीड लिखा हुआ है, टू टॉक विद द चेयरमैन ऑन द इशू इन डिटेल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
अगला, द फॉलोइंग आर द समरी। हम लोग जानते हैं कि द फॉलोइंग द अंडरसाइंड अंडरसाइंड मतलब क्या होता है जानते हैं? अधो हस्ताक्षरित अधो हस्ताक्षरित मतलब क्या होता है कि नीचे जिसने साइन किया है। जैसे कोई लेटर लिखा हुआ रहता है, कोई रिक्वेस्ट लेटर या आदेश होता है, तो उसके नीचे जो लेटर ऑथोराइज कर रहा होता है उसका, या जो लेटर लिख रहा होता है उसका साइन नीचे किया हुआ होता है ना, उसको कहते हैं अंडर सिग्नेटरी, नीचे साइन करने वाला। और अंडर साइन जो होता है अधो हस्ताक्षरी, वही नाम होता है, नीचे जो नाम लिखा हुआ रहता है उसका वही। और द फॉलोइंग माने होता है निम्नलिखित, ये तो आप जानते हैं, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। तो ये दोनों इस तरह के शब्द हैं जो अपने बाद उसी नेचर के वर्ब को लेते हैं जिस नेचर का आगे नाउन प्रोनाउन का यूज होने वाला है। अब आगे हम देखते हैं तो लिखा हुआ है द समरी। समरी माने सारांश, सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, आर के जगह इज होगा। ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगाएंगे। ठीक है, जैसे रहता द फॉलोइंग, यहाँ पे इज होगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, और द फॉलोइंग आर रहता तो हो जाता द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, इसके वर्ब के बाद जिस नेचर का नाउन आने वाला है वर्ब भी उसी नेचर का रहेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क परफॉर्म्ड बाय दीज ऑफिसर्स आर नॉट वर्थ पेइंग देम एनी लॉन्गर। अब क्या वर्थ मतलब मूल्य, मूल्य मतलब उतना वैल्यू का, उसके लायक होना। तो जो इन ऑफिसर्स के द्वारा काम किया गया है, ये जो काम उन्होंने किया है, ये काम उनको वेतन देने जैसा नहीं है। मतलब उन्होंने इतना खराब काम किया है, इन ऑफिसर्स ने इतना खराब काम किया है कि उनको वेतन देने की जरूरत नहीं। ये काम उतना महत्वपूर्ण नहीं हो पाया, उतना ढंग से नहीं हो पाया कि उनको वेतन दिया जाए। मतलब इस काम की वैल्यू उतनी नहीं है जो उनको वेतन दिलवा सके, मतलब उनको वेतन नहीं मिलेगा, उन्होंने काम खराब किया है। तो किसका मूल्य, किसका भाव, किसका वैल्यू खराब हो गया? ये काम का, ऑफिसर का नहीं, ऑफिसर के द्वारा किए गए काम का। तो काम का वैल्यू खराब है, तो यहाँ काम के लिए आर नहीं इज यूज करेंगे, होगा द वर्क परफॉर्म्ड बाय दीज ऑफिसर्स इज नॉट वर्थ पेइंग देम एनी लॉन्गर। उन ऑफिसर्स के द्वारा किया जाने वाला काम ऐसा है, घटिया है, कि अब उनको आगे किसी तरह का वेतन देने का जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इज लगा है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 में इसमें टिक मारेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला कहता है ऑल दो 1 month आफ्टर अनदर हैव पास्ड। हम जानते हैं कि वन आफ्टर अनदर, कार आफ्टर कार, बस आफ्टर बस, जीप आफ्टर जीप, प्लेन आफ्टर प्लेन, इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मैंने एक एक करके कई की बात हो रही हो, लेकिन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हमेशा एक का ही चर्चा होगा। तो उस केस में क्या कहता है कि प्रीपोजिशन का यूज करके अगर नाउन को रिपीट करते हैं, दोनों तरफ सेम नाउन की बात करते हैं, इधर भी मंथ है ना, 1 आफ्टर अनदर मंथ, एक एक करके कई महीने पार हो रहे हैं, तब क्या होता है दोनों तरफ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो ये जो अनदर है, अनदर मतलब क्या हुआ, अनदर मंथ, इधर भी सिंगुलर और इधर भी मंथ सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा, ये जो है लिखा हुआ यहाँ पे हो जाएगा हैज। तो हम किस में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 में टिक लगाएंगे। क्लियर ना। फिर 9th कहता है ही along with some of his friends। अब क्या है, हम जानते हैं कि अगर कंजंक्शन के तौर पे विथ, along with, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, रेदर देन, बिसाइड्स, इन सब का यूज कंजंक्शन के तौर पे किया गया हो, तो इन कंजंक्शन से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट बनेगा। अब इस कंजंक्शन से पहले क्या है, ही, तो सब्जेक्ट ही बनेगा, तो वर्ब भी ही के हिसाब से होगा।
तो ही के हिसाब से आर नहीं होगा, इज होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब के नजदीक है जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट का अपना लॉजिक है, और सब्जेक्ट हमेशा इसी जगह पे जो है वही सब्जेक्ट कहलाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। क्लियर? क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर 2 में टिक लगाएंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एवरीवन आर सपोज्ड, आप जानते हैं एवरीवन एवरीबॉडी, जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो सम, एवरी, एनी, नो, इन चारों के साथ जोड़िए एक एक करके, क्या क्या, बॉडी, वन और थिंग, इन चारों के साथ एक एक करके जोड़िए तो क्या बनेगा? समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग। इन चारों के साथ इन तीनों को बारी बारी से जोड़ेंगे तो इससे जितना भी प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑलवेज सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, इनको कॉमन जेंडर इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो कॉमन जेंडर इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो ये समबडी, समवन हमेशा सिंगुलर नेचर के होते हैं। एवरीवन कैसा होगा? देखिए, एवरी के साथ वन लगाएंगे, एवरीवन बनेगा ना, एवरीवन होगा हमेशा सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर। ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगाएंगे। क्लियर ना? फिर कहता है द नीड फॉर जॉब्स एंड जॉब स्किल्स वर एट क्राइसिस। माने क्राइसिस में कौन था? मुश्किल किस में थी? किस बात को लेके दिक्कत पैदा हो रहा था? नीड को लेके, जरूरत को लेके। किस चीज का जरूरत? जॉब्स एंड जॉब स्किल। जैसे हम सेंटेंस दें तो नहीं लगाओ, सिर्फ फादर लिखो। फादर ऑफ दीज 5 चिल्ड्रेन इज माई ब्रदर होगा कि आर माई ब्रदर होगा? आप बताइए। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, फादर ऑफ दीज 5 चिल्ड्रेन इज माई ब्रदर कि आर माई ब्रदर? इन 5 बच्चों का बाप मेरा भाई है। तो जो भाई होने वाला बात किया जा रहा है, इज के साथ क्या है? इज के बाद लिखा हुआ है मेरा भाई है। तो मेरा भाई कौन है? फादर की 5 बच्चे? फादर ना भाई है, तो सब्जेक्ट इसके लिए कौन बनेगा? फादर। इसलिए यहाँ पे इज सही होगा। 5 बच्चा को देख के आर नहीं लगाएंगे। वैसे ही क्या है? वर एट क्राइसिस, मुश्किल हालात में थे। क्या? जरूरत किसकी? जॉब्स एंड जॉब स्किल्स की। सब्जेक्ट कौन बना? नीड। जॉब और जॉब स्किल की जरूरत मुश्किल में था, मतलब नीड एट क्राइसिस मतलब क्या होता है कि एकदम से डिमांड घटा हुआ था। जॉब और जॉब स्किल्स का डिमांड पूरा घटा हुआ था, मार्केट एकदम गिरा हुआ था। तो नीड बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नीड बनेगा, तो ये वर जो है यहाँ वर कट के इसके जगह पे वा जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है 9th क्वेश्चन, आर ओनली गाइड आर द पिलर्स। ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन लिखा हुआ रहे, इसके बाद इसके बारे में कुछ और जानकारी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ रहे। जैसे लिखा रहेगा द लास्ट क्रॉप RO वाज होगा, वर होगा, मैंगोज। कोई भी कहेगा आखिरी फसल इस सीजन में क्या था आपके इलाके में जी, तो कहिएगा आखिरी फसल आम था। आम के बाद अभी तक कोई भी फसल, हम लोग आम को भी फसल आप कह सकते हैं, अनाज वाला फसल नहीं, जो भी उपजाया जाता है ना, तो फसल की गिनती में वो आ जाता है। तो कहेंगे द लास्ट क्रॉप वाज मैंगोज, लिखा जा सकता है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे मैंगोज को देख के हम वाज वर लगाएंगे कि लास्ट क्रॉप को देख के वाज वर लगाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब जब भी होता है तो किसके हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से जब वर्ब होगा तो फिर हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बाद में जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। तो ये जो लिखा हुआ है मैंगोज, ये हमें किस रूप में चाहिए, किस भी रूप में वो आ जाए, लेकिन ये तय है कि वो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, मतलब इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी लिखी हुई रहेगी, वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट कौन होगा, द लास्ट क्रॉप। तो ये वाज सही होगा इसमें और वर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर आवर ओनली गाइड जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैड एन इंटरेक्शन विद द सेक्रेटरी विद अ व्यू टू डिस्कसिंग द इशू। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ब से रिलेटेड है, सिंटेक्स वर्ब दोनों को साथ में रखना होता है। तो विथ व्यू टू, विथ व्यू टू इन एडिशन टू habituated to, addicted to। कंफ्यूजन देखिए कहाँ होता है, हम लोग शुरुआत से पढ़े हैं कि टू के साथ क्या लगना चाहिए, V1 लगना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टू के साथ V4 जैसा कुछ लगा हुआ है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि बताया गया है टू के साथ V1 होगा, V4 लिखा हुआ है, इसको काट दो, यहाँ V1 होगा। ऐसी बात नहीं है, टू के बाद हम V4 का भी यूज कर सकते हैं। इन सब के बाद क्या लगेगा, V4। ये जो V4 है वो क्या रहेगा, जिरंड। जिरंड क्या होता है, दिखने में लगेगा कि वर्ब V4 है, मतलब मेन वर्ब में ING लगा हुआ है, लेकिन ये मेन वर्ब होता नहीं है। उस वक्त जहां पे जिरंड के कैरेक्टर में रहेगा वो या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। तो इन सारे फिक्स प्रीपोजिशन वाले केस में विथ ए व्यू टू, इन एडिशन टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, इन सब के साथ V4 लगेगा बाद में। तो क्या है, विथ ए व्यू टू डिस्कसिंग लिखा हुआ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस रहता तो दिक्कत हो जाता, उसमें डिस्कसिंग लिखना पड़ता। समझ में आ रही है बात, इसलिए क्या होगा, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हेड लगा हुआ है, तो हेड तो भाई सिंगुलर प्लूरल सब का होता है, वो तो सरकारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, उन्हें जो सहयोग करने वाले हैं ग्रुप, ये जो बॉडी है, जैसे हम कहते हैं ना ग्रुप ऑफ लायंस, इसको क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। ग्रुप ऑफ डंकीज, गधों के झुंड को क्या कहते हैं, या तो हम HERD हर्ड कहते हैं, नहीं तो DROV ड्रोव भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ आउल, उल्लुओं के झुंड को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। उल्लुओं के झुंड को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। तो अगर मैं आपको कहूं कि मुझे शेरों का एक झुंड दिखा, आप पैसिव नेचर में लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ लायंस वाज सीन की वर सीन। क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ लायंस वाज सीन की वर सीन। ऑब्वियसली वाज सीन होगा, क्यों, क्योंकि लायंस तो इसलिए लिखे गए हैं कि हम ग्रुप को परिभाषित कर रहे हैं कि भैया ये ग्रुप था क्या चीज का। हम एक्चुअली जो देखे वो क्या देखे, एक झुंड को देखे। तब अगला पूछेगा किस चीज का झुंड जी, तब हम कहेंगे ये झुंड जो था वो शेरों का था। तो एक झुंड जब सब्जेक्ट बनेगा तो इन सब के आगे अगर ए लगा हुआ रहेगा, ए, तब क्या होगा, सबके साथ वर्ब होगा सिंगुलर।
तो वैसे ही ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स को ग्रुप नहीं कह के बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ए बॉडी लगा हुआ है तो वर्ब होगा इसके साथ सिंगुलर, तो हैव के जगह क्या हो जाएगा, हैज। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 में हम टिक लगाएंगे। अगला है इज देयर फर्दर रीजन्स। अब क्या है, देयर के साथ हम वैसा ही वर्ब रखते हैं जैसा वर्ब के बाद नाउन आता है। जैसे लिखेंगे देयर वाज ए किंग, और लिखेंगे देयर वर 3 किंग्स, दोनों लिख दिए। अब इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, वाज देयर ए किंग, और इसका इंटरोगेटिव वेयर देयर 3 किंग्स, यही बनेगा। तो आप देखिए क्या है, देयर के बाद वर्ब वैसा ही होगा जैसा नाउन वर्ब के बाद आने वाला रहेगा। ठीक है, तो वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। इसी तरह से ये जो वर्ब वेयर लिखा हुआ है, यहाँ आने वाला नाउन इसके बाद कैसा है, प्लूरल, 3 किंग्स है, इसलिए यहाँ भी प्लूरल लगा दिए। अब जब इंटरोगेटिव बनाए तो क्या हुआ, यही वाला वर्ब देयर से पहले आ गया, तो देयर के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, और यहाँ देयर के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। वैसे ही यहाँ देयर के बाद फर्दर रीजन्स है, प्लूरल लिखा हुआ है, इसलिए ईच के जगह पे क्या होगा, आर, प्लूरल होगा। ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगाएंगे। क्लियर? द पुलिस वाज रनिंग, आप जानते हैं पुलिस पब्लिक सेक्टर इन्फेंट्री जेंट्री पीजेंट्री पोल्ट्री कैवेलरी, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमेशा प्लूरल। ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, इसमें ई एस आई ई एस बाई ई एस कुछ नहीं लगता, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में ही सब प्लूरल है। अब देखो पुलिस जानते हो, पब्लिक जानते हो, कैटल माने पशु होता है जानते हो, मवेशी जिसे कहते हैं, पशु मतलब मवेशी है ना, एनिमल माने जानवर। इन्फेंट्री माने क्या होता है, पैदल सैनिकों का झुंड। अब पैदल सैनिक का झुंड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो पुराना जमाना में क्या होता था, या अभी भी होता है, कि जब लड़ाई होता था तो घोड़ा पर वाला सैनिक अलग होता था, जो घुड़सवार सैनिक होता था, हाथी वाला सैनिक अलग होता था, और फिर साथ में 1 लाख पैदल साथ में चलने वाला सेना रहता था ना, जो तलवार से पैदल जमीन पर लड़ता था। तो जो पैदल वाला सेना था उसका नाम था इन्फेंट्री। तो अभी भी जो पैदल सैनिक हैं बॉर्डर पे जाके लड़ रहे होते हैं, जो गाड़ी से या जहाज से नहीं जाते हैं, लड़ाई जहाज पे नहीं करते, उनको इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, जमीन पर वाला सैनिक कहा जाता है। जेंट्री माने क्या होता है, जेंट्री का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का समूह। पढ़े लिखे माने किताब पढ़ा लिखा रहे चाहे नहीं रहे, समझ गए बात को, किताब पढ़ा लिखा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वो लोग जो होते हैं समझदार लोग, जिसे हम कहते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि नहीं ये बुद्धिमान है, समझदार है, इनको सब कुछ अच्छा भला बुरा सब पता है, तो उनको कहा जाता है जेंट्री, पढ़े लिखे या सब लोगों का समूह। पोल्ट्री मुर्गी बत्तख वाला जो होता है जानते हैं। पीजेंट्री किसानों के वर्ग को, किसानों का वर्ग या समूह है ना, क्लास ऑफ फार्मर्स कह सकते हैं। और कैवेलरी माने होता है घुड़सवार सैनिक, कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। ठीक है, तो क्या है, पुलिस होता है हमेशा प्लूरल, यहाँ पे वाज नहीं होगा, वर होगा। पुलिस के बारे में एक और बात जान लीजिए,
आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर एगो पुलिस था। एक पुलिस दो पुलिस नहीं कहते हैं, एक था तो पुलिस मैन बोलिए, पुलिस मैन। औरत है तो पुलिस वोमैन। एक से ज्यादा है तो बोलिए पुलिस मेन, MEN। एक से ज्यादा महिला सिपाही है तो कहिए पुलिस वेमेन, WOMEN, पुलिस लगा के, ठीक है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि वहां पर 5 गो पुलिस वाला था, थाना में गए तो 3 गो पुलिस था। पुलिस वाला तो कहेंगे, पुलिस नहीं कहेंगे, सॉरी, ऐसा नहीं कहेंगे थाना में गए तो 3 गो पुलिस था, नहीं, 3 पुलिस वाले थे, 3 पुलिस मैन, ठीक है। तो क्या है, पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ वर लगेगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। और एक पुलिस को हम पुलिस नहीं कह के पुलिस मैन कहेंगे। एक से ज्यादा रहेगा तो मैन के जगह मैन लिखेंगे, औरत रहेगा तो वोमैन लिख देंगे, औरत एक से ज्यादा रही तो वोमैन के जगह वीमेन लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि वहां 5 गो पुलिस था, 5 पुलिस मैन थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगाएंगे, सही आंसर वही होगा। फिर अगला है नाइदर शमीम नॉर हिज वाइफ नूर। नाइदर नॉर भी अभी बताए आपको कि असर्टिव रहेगा तो बाद वाला सब्जेक्ट बनता है। बाद में क्या लिखा हुआ है, हिज वाइफ नूर, तो ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, वर नहीं होकर वाज होगा। ऑप्शन नंबर 2 में टिक लगाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद है वन ऑफ द एम्स ऑफ द ऑफिशियल स्ट्रेटजी। जो ऑफिशियल स्ट्रेटजी के बहुत सारे एम है, बहुत सारे लक्ष्य हैं, उसमें से कितना लक्ष्य का बात हो रहा है, एक लक्ष्य का। तो एक लक्ष्य क्या है, बहुत सारे लक्ष्य जो है, बहुत सारे एम्स हैं, उनमें से एक क्या है कि जो हमारा साक्षरता दर कम है ना। लिटरेसी माने क्या होता है, साक्षरता, लिटरेसी माने होता है साक्षरता। तो जो कम साक्षरता है, कम साक्षरता माने क्या हुआ कि मान लीजिए बोला गया कि बिहार का साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 45% है, मतलब 100 में 45 आदमी साक्षर है। और साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा नहीं होता, ये भी जान लीजिए। साक्षर माने हुआ जिसको अक्षरों का ज्ञान है, माने कोमोलो कमल, कोलोमो कलम, ऐसा पढ़ ले रहा है, किसी भी तरह से लिख देगा लेस, है ना। तो ऐसे जो लिख के साइन कर लिया उसको भी साक्षर माना जाता है, समझ लीजिएगा। साक्षर एजुकेटेड होता है शिक्षित, लिटरेट माने होता है LITERAT, लिटरेट माने होता है साक्षर, माने जिसे अक्षरों का ज्ञान है, पढ़ लिख किसी तरह से सकता है। और एक होता है एजुकेटेड, है ना। एजुकेटेड माने क्या होता है, शिक्षित, जो साक्षर से ज्यादा ऊपर चल जाता है तो वो हो जाता है शिक्षित। तो कह रहा है कि बहुत सारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में से कितना लक्ष्य है, एक लक्ष्य, क्या, लो लिटरेसी से लड़ाई करना। लड़ाई करना मतलब उसका मुकाबला ऊपर बढ़ाना, कुछ वैसा काम करना जिससे साक्षरता का दर ऊपर बढ़ जाए। तो ये जो फाइट द लो लिटरेसी लिखा हुआ है वो बहुत सारे एम में से एक एम का ना बात हो रहा है। तो एक एम इज की एक एम आर, एक एम इज होगा तो लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्लियर, नो डाउट। अगला कहता है इट इज इकोनॉमिकली इंपेरेटिव टू मेक श्योर दैट दिस एंटायर शिपमेंट ऑफ न्यू कार्स गेट टू द पोर्ट ऑन टाइम। अब यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिकली इंपेरेटिव माने पैसा के खर्च के धन के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से बहुत जरूरी है कि ये आप तय कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि जो ये शिपमेंट है किस चीज का, नई गाड़ी का। शिपमेंट किसको कहते हैं, जैसे ट्रैक्टर का टेलर में मिट्टी ढोता है तो कहते हैं कितना टिप मारा होगा, ट्रिप जो होता है उसको टिप बोल देते हैं हम लोग। तो कितना ट्रिप लगाया, तो 25 ट्रिप लगाए हैं भैया। कैसे ट्रिप मिलता है, तो 200 रुपये ट्रिप मिलता है। तो एक बारी में एक टेलर मिट्टी जाके गिराया था 1 ट्रिप, दूसरा गिराया तो 2 ट्रिप। तो जैसे ट्रैक्टर में से गिरता है उसको ट्रिप कहते हैं ना, वैसे ही पानी वाला जहाज से जो सामान भेजा जाता है
तो जो सामान ढोने वाला जहाज होता है उसको पूरा फुल एक टेलर उसका पैक करके भेज दिए, तो एक ट्रिप नहीं कहते, उसको कहते हैं एक शिपमेंट। ठीक है, तो कहता है कि ये पूरा जो शिपमेंट है, और दिस लगाया है ना, दिस इंटायर शिपमेंट, मतलब एक शिपमेंट का बात कर रहा है, दिस सिंगुलर के साथ ना लगता है, तो यहाँ पे गेट के जगह क्या हो जाएगा, गेट्स। कार्स को नहीं देखेंगे, कार्स किस लिए है कि शिपमेंट क्या चीज का है, माने जहाज पे लदा हुआ क्या चीज है, तो कार। लेकिन वो जो टेलर है, जो बॉगी है, जो शिपमेंट है, एक शिपमेंट है, वो समय से पोर्ट पर बंदरगाह पर पहुंच जाए, तो शिपमेंट के लिए सिंगुलर वर्ब गेट्स लगाएंगे। इसमें होगा, टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। फिर है मेनी एन एम्प्लॉय थिंक्स दैट, मेनी का हम लोग जानते ही हैं कि मेनी के तुरंत बाद लगाए, मेनी को दो तरह से लिखते हैं, हम सब लोग जानते हैं, अभी एक रिसेंट वीडियो भी इस पे गया है। तो मेनी के तुरंत बाद नाउन लगाइए, तो नाउन होता है प्लूरल, और मेनी हमेशा आता है काउंटेबल नाउन के साथ, ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। तो मेनी के साथ नाउन लिखिएगा तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, लेकिन मेनी को एक और तरीका से लिखते हैं, मेनी के बाद ए एन लिख दिए, इसके बाद नाउन लिखे, तब नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होता है। ठीक है, ये नाउन सिंगुलर। अब क्या है, मेनी के बाद ए एन लगाया तो एम्प्लॉय, नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लिखा हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर आगे कहता है 6 months आर। अब हम जानते हैं कि अमाउंट हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो, तो डिस्टेंस को जब कवर किया जाए, समय को जब व्यतीत किया जाए, तब प्लूरल होता है। यहाँ कर आर नॉट इनफ टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एनी फील्ड, कि किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस लेने के लिए 6 महीना काफी नहीं है, 6 महीना भी बिताया नहीं है, वो पूरा का पूरा 6 महीना को एक यूनिट ऑफ टाइम बता रहा है। तो अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम बताने वाले शब्द को अगर एक कंप्लीट यूनिट के तरह दिखा दे तो वो क्या होता है, सिंगुलर। आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, यहाँ पे लगेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि रिप्लेस कीजिए, इधर आप देखते होंगे अलग कलर में बीच में एक लिखा हुआ है, उसका रिप्लेसमेंट कुछ है क्या, रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेसमेंट दीजिए, नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट मार के निकलिए। कहता है द क्लाइमेट ऑफ दार्जिलिंग हैव बीन मच कूलर। अब यहाँ पे क्लाइमेट सब्जेक्ट बना है, तो क्लाइमेट सिंगुलर, तो ये हैव बीन कैसे होगा, हैज बीन होगा ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में हैज बीन में टिक लगाएंगे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये है ऑप्शन नंबर 3 लगेगा हैज बीन। क्यों, क्लाइमेट, क्लाइमेट बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी चाहिए इसके लिए सिंगुलर। क्लियर है, फिर है द मेरिट ऑफ दिस बुक्स आर नोन टू ऑल। ठीक है, अब द मेरिट ऑफ दिस बुक्स आर लिखा हुआ है, सबको पता है क्या, किताब की, किताब का गुण, मेरिट माने होता है गुण, क्वालिटी, सबको क्या पता है, गुण की किताब, किताबों के गुण ना सबको पता है, तो गुण सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, आर के जगह इज होगा, तो क्या लिखेंगे, दीज बुक्स इज किधर है, दीज बुक्स इज, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाएंगे। क्लियर, फिर कहता है ऑल हिज मनी आर स्पेंट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आर स्पेंट लिखा हुआ, जबकि मनी होता है अनकाउंटेबल, मनी हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जो भी देख रहे हैं नहीं जानते हैं तो वीडियोज को देखें, बताया हुआ है मनी अनकाउंटेबल होता है, क्यों होता है, नहीं तो फिर आके पूछिए हम बताएंगे। मनी अनकाउंटेबल होता है, ये मत सोचिएगा कि नोट को तो हम गिन लेते हैं तो काउंटेबल हो गया, दूसरा लॉजिक। तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो आर जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे क्या होगा, इज, तो यहाँ पे इज स्पेंट ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे अगर इज के जगह हैज बीन लिखता तो और बेहतरीन हो जाता। ठीक है, क्लियर ना।
इसके बाद है ईच आर सपोज टू बी डिप्राइव्ड, ईच आइदर नाइदर एवरी ईच एंड एवरी। जहां भी सब्जेक्ट बनेगा तो कैसा सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। ईच आइदर नाइदर एवरी ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर होगा। क्या होगा, ईच इज। ऑप्शन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक से कहता है एनफ ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑल, सम, मोर, मोस्ट, एनफ, नो, नन। ये सब क्या है, नाउन के अनुसार वर्ब लेते हैं। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यहाँ पे क्या है, एनफ ऑफ द कैंडिडेट्स, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, मैंने एक और चार तो छट गया का, दोनों में शुरू में बाज है। अब क्या है, वर्ब के साथ मेट की मीट लगेगा तो देखते हैं, तो सीधा देखते हैं कि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ V1 होगा, तो वर्ब के साथ मीट होगा तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में टिक लगा के निकल जाएंगे। ठीक, फिर है ऑल डिजायरस। डिजायरस मैंने क्या होता है, इच्छुक, मैंने इच्छा होना किसी चीज का। तो किसी को भी इच्छा है तो सजीवे का ना बात कर रहा होगा, और ऐसे बोल दिया जाए डायरेक्टली तो आदमी का बात कर रहा है। आदमी के लिए ऑल लिखेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। आर इसलिए लिखे कि आर और इज ही खाली ऑप्शन है, आर लिख दिए। उसके बाद क्या है, 2 के बाद क्या होता है, V1। तो आप जान लीजिए हैज क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, V5। हैव क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, V1। इसलिए हैड जो है ये होता है V2 और V3। क्लियर है ना। कौन होगा, आर होगा और यहाँ पे हैव होगा। आर और हैव वाला कौन है, ऑप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, आर और हैव वाला कौन है, ऑप्शन नंबर 1। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में टिक लगाएंगे। ठीक है ना। फिर कहता है नथिंग बट बुक्स, हमेशा ध्यान रखिएगा नथिंग के बाद बट लगाएगा तो ये जो नाउन बुक्स लिखा हुआ है यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई लगा सकता है। वाटर भी लिख सकता है, बुक्स भी लिख सकता है, शुगर भी लिख सकता है, स्टूडेंट्स भी लिख सकता है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा रहता है नथिंग। नाउन का हिसाब किताब इसमें नहीं चलता है। तो नाउन नथिंग, अभी हमने आपको बताया था ना, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, उसमें नोबडी, नो वन, नथिंग। नथिंग होता है हमेशा सिंगुलर, इसलिए वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर क्या है इसमें, इसमें वर, हैव और आर है प्लूरल, वाज है सिंगुलर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर है 5000 रुपीज, नॉट ए लार्ज अमाउंट दिस डेज। आजकल बहुत ज्यादा अमाउंट न है, एक के बार 5,000 का बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 5,000 बांटा गया। अभी हमने बताया था आपको कि अमाउंट को बांटा जाए, समय को बिताया जाए, दूरी को तय किया जाए, वॉल्यूम को खपत किया जाए, ये सब बातें जब लिखी रहे तो प्लूरल होगा। अगर एक ही साथ सब की बात होगी तो सिंगुलर होता है। जैसे लिखेगा 5 किलोमीटर्स होगा, इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। और लिखा होगा फिर से वही 5 किलोमीटर्स। ध्यान रखिएगा दोनों में किलोमीटर से ही लिखाता है, होगा वर स्पेंट इन 10 मिनट्स। कवर्ड लिखता है जो VERED। तो दोनों में 5 किलोमीटर से लिखा हुआ है, लेकिन ये कहता है 5 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये कहता है 5 किलोमीटर वर कवर्ड इन 10 मिनट्स। तो दूरी को जब तय किया जाए तो होगा प्लूरल, और खाली दूरी के बारे में बताया जाए कि ज्यादा है, कम है, बड़ा है, छोटा है, अधिक है,
तब उस समय होता है सिंगुलर। तो क्या कहता है कि आजकल 5,000 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पूरा अमाउंट को एक साथ लिखा तो क्या होगा, ऑप्शन सिंगुलर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज लगेगा है। टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए इस सेट के। फिर प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देने के लिए जरूर आइए, और हर टेस्ट के बाद फिर इसी तरह से मैं आपके सामने सॉल्यूशंस लेके आऊँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।